बच्चों आज हम अध्याय 25 वही मानव का उत्सर्जन तंत्र में अगला टॉपिक ले रहे हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है कितने चरणों में पूर्ण होती है? 3 चरणों में पूर्ण होती है। परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, पुनरावशोषण, दूसरा कहलाएगा रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है हमारा श्रवण सीक्रेशन। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम सबसे पहला वाला स्टेप ले रहे हैं परानिस्यंदन। परानिस्यंदन किस तरीके से होता है? पहली बात तो परानिस्यंदन कहाँ होगा? हमारा इस बोमन संपुट में होता है। ठीक है, बोमन संपुट में क्या हो रहा है? जो अविवाही धमनिका, जो हमारी मेन धमनी है वृक्क धमनी, वहाँ से एक अविवाही धमनिका निकलती है। अविवाही धमनिका का हम देख रहे हैं व्यास कैसा है? ज़्यादा है, और अविवाही धमनिका का कैसा है? व्यास कम है। तो अविवाही धमनिका इसका क्या लेकर के आती है? रुधिर को लेकर के आती है, और यहाँ जब शाखा में विभाजित हो गई तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्लोमेरुलस। और इसमें एंटर कर जाता है वो ब्लड। कहाँ एंटर कर जाता है? इसके अंदर। अब हम ये देख रहे हैं जब ये इसका व्यास ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसमें एंटर करती है, लेकिन निकलेगा कैसे? कम प्रेशर से। तो यहाँ पर इसका ब्लड है जो जितनी तेज़ी से आ रहा है उतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? जो ब्लड होता है इसमें से छन छन करके नीचे आने लगता है, रिसने लगता है। ठीक है, क्योंकि जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से बाहर निकल जाएगा तो जल्दी से रिसेगा नहीं, लेकिन यहाँ धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है? ये रिसने लगता है, और इस रिस करके क्या बना लेता है? ग्लोमेरुलर निस्यंद बना लेता है। लेकिन यहाँ इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ 3 तरह के प्रेशर पड़ते हैं इसके ऊपर। जो एक तो सबसे पहले ये जो लारा है यहाँ पे इतनी तेज़ी से नहीं निकल रहा, तो ये जो रक्त है, जो ब्लड है इसके अंदर, इसकी दीवारों पे क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है। इसकी दीवारों पे प्रेशर डाल रहा है, तो इसकी दीवारों पे जो प्रेशर डालता है उसे हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर कितना है? 20 mmHg। और जो आ रहा है ब्लड, उसका जो प्रेशर है वो कितना है? 70 mmHg। उसका प्रेशर कितना है? 70 mmHg। इसके साथ साथ जब ब्लड धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा तो कुछ चीज़ें इसके अंदर रह जाती हैं, जैसे रुधिर कणिकाएं रह जाती हैं, प्रोटीन रह जाता है। ये सारी चीज़ें भी इस ब्लड के ऊपर क्या कर डालती हैं? प्रेशर डालती हैं, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कितना होता है? 30 mmHg। अब समझें इस चीज़ को हम लोग वापस, कि जो ब्लड आ रहा है और यहाँ तेज़ी से, जितनी तेज़ी से आ रहा है उतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ एक जो प्रेशर बना है उस प्रेशर कितना है? 70 mmHg। इसके साथ साथ जो छनकर के द्रव निकल रहा है वो भी एक प्रेशर डाल रहा है। इस प्रेशर का नाम है हमारा CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना है? 20 mmHg का। इसके साथ में जो यहाँ पे बच गई हैं, जो चीज़ें निस्यंद में से नहीं निकली हैं, वो भी एक प्रेशर डालती हैं। जो चीज़ें इसके अंदर रह गई, रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन, वो जो प्रेशर है हमारा वो कहलाएगा ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो कितना है हमारा? 30 mmHg। तो हम देख रहे हैं आया तो 70 mmHg से, और इसके साथ साथ ये वाले प्रेशर और पड़ गए, तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें से, और नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा जाएगा। जो हमारा फिल्टर निकला है यहाँ पर छन छन के जो आ रहा है उस पर टोटल प्रेशर अब कितना पड़ रहा है? 70 mmHg में से हम इन दोनों को घटा देंगे, -30 mmHg और 20 mmHg, और इनको घटा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा? 20 mmHg। तो जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है? 20 mmHg। ठीक है, इस प्रेशर से ये यहाँ पर आता है और धीरे धीरे कहाँ भर जाता है? सारा समीपस्थ कुंडलित नलिका में भर जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में एक खास बात है, हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली चीज़ कंप्लीट हो गई, फिल्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, फिल्टर बन करके कहाँ आ रहा है? वो हमारे इसके समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आ जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो हमारा अगला पॉइंट है पुनरावशोषण, ये कंप्लीट होता है। क्यों होता है पुनरावशोषण? रीएब्जॉर्प्शन किस लिए होता है? क्योंकि जो हमारा तरल यहाँ छन छन के आया है, जो निस्यंद आया है हमारा, उस निस्यंद के अंदर बहुत सारे उपयोगी पदार्थ भी हैं, जैसे कि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, ये उपयोगी पदार्थ भी इसमें आए हैं। तो उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और वापस रुधिर में भेज दिया जाता है। तो जो यहाँ पर लेकिन एब्जॉर्ब करने की कर्ता कौन है? इसकी जो कोशिका होती हैं यहाँ पर, उनमें बहुत सारे बिल्लाई होते हैं, माइक्रो बिल्लाई, जिन्हें कहते हैं हम सूक्ष्मांकुर। ये एब्जॉर्ब करने वाला जो अवशोषण का जो सतह है उसको क्या बना देते हैं? क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, और इन उपयोगी पदार्थों को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और वापस इनको कहाँ भेज दिया जाता है? ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो धीरे धीरे रिस रिस करके यहाँ पर आ जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं नलिका में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ अकार्बनिक लवण होते हैं वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते, तो कुछ मात्रा में उनको भी यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, और कुछ मात्रा में हमारे यहाँ पर जल भी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, अन्य पदार्थ हमारे धीरे धीरे क्या होंगे? वो अन्य उत्सर्जी पदार्थ धीरे धीरे, और कुछ आयन आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद किस में पहुँच गए? वो हेनले के लूप में। हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद यू शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है? हेनले का लूप है।
हेलने के लूप में जो दो भुजाएं हैं, इनमें से जो हमारी अवरोही भुजाएं जो नीचे की ओर जा रही है, इस अवरोही भुजा में जल का तो क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है परासरण के द्वारा, लेकिन जो हमारे आयन होते हैं उनका यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी नलिका में आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी भुजा में आ जाते हैं, आरोही भुजा में। आरोही भुजा के अंदर इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। यहाँ जल का एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ जल एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि ये क्या हो जाते हैं, जो आयन है, क्लोरीन आयन है, सोडियम आयन है, ये सारे के सारे आरोही भुजा में क्या हो जाते हैं, इनके लिए परमिएबल है, तो ये निकल जाते हैं और जल इसमें आगे बढ़ जाता है। यहाँ जल का परमिएबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये वाली सारी चीज़ें कहाँ पहुँचेंगी, आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुँचेंगे। यहाँ जो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका थी और दूरस्थ कुंडलित नलिका है, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस था, बस यहाँ पर क्या थे, सूक्ष्मांकुर थे, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्मांकुर नहीं होते। तो यहाँ जो हमारे आयन होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में बचे हुए यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन कोशिकाओं के माध्यम से, जो भी कोशिकाएं हैं, क्योंकि जो सूक्ष्मांकुर थे वो हमारे उपयोगी पदार्थों को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ कुछ मात्रा में आयनों का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो जिसकी वजह से NaCl, Na और Cl और जल की मात्रा का भी कुछ अवशोषण होता है। तो दूरस्थ कुंडलिता में ये कुंडलित नलिका में इतना काम होगा, और बाकी उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे H आयन थे, अमोनिया है, यूरिया है, पोटेशियम है, ये सब किस में आ जाते हैं, इस नलिका में आ जाते हैं और वापस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट में आती है हमारी संग्रह वाहिनी। इसके बाद में कहाँ पहुँचेंगे उत्सर्जी पदार्थ, संग्रह वाहिनी में। साथ साथ क्या पहुँच रहा है यहाँ पे, अभी जल भी पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो हमारा जल है वो कुछ मात्रा में इसके ऊपर वाले भाग में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का कहाँ पहुँच जाता है, नीचे वाले भाग में। नीचे वाले भाग में जल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और यहाँ से कुछ मात्रा में यूरिया जाना तो इस नली में चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिया यहाँ से बाहर निकल आता है और कुछ मात्रा में बाकी का यहाँ पहुँच जाता है। ये हमारा जो वृक्क के अंदर का जो पार्ट है, इसमें जगह जगह ये नलिकाएं हैं, तो बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर ये एंटर कर जाती हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ एंटर कर रही हैं, सारी मेडुलरी द्रव में एंटर कर रही हैं, ठीक है। जो हमारा ये बाकी का जो यूरिया है वो घुल करके जल के साथ घुलकर, और बाकी अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो घुल करके यूरिन के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, कैलिक्स में। लेकिन इससे पहले मैं और तीसरा पॉइंट बताना चाह रही हूँ, श्रवण। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आगे घुल घुल करके यूरिया, यूरिन, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे इस ग्लोमेरुलर तरल में उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन वो इस तरल में नहीं आ पाते, छन नहीं पाते हैं, ब्लड के माध्यम से छन नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनमें समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इनकी जो कला वाली जो कोशिकाएं, इनकी भित्ति की जो कोशिकाएं हैं, वो उनको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके किस में डाल देती हैं, इस नलिका की गुहा में डाल देती हैं, ठीक है। वो इस ग्लोमेरुलर तरल में नहीं आता। अभी मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया था यहाँ से, वो तो तरल का चल रहा है आगे तक, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे पिगमेंट हैं और यूरिक अम्ल है, कुछ हम दवाइयाँ लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें यहीं ग्लोमेरुलर तरल में नहीं आ पाती। तो उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, निकालना तो है उनको शरीर से बाहर। तो उनको जो हमारी ये भित्ति कोशिकाएं होती हैं, किसकी, समीपस्थ कुंडलित नलिका की, हेनले की लूप की, दूरस्थ कुंडलित नलिका की, ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, भित्ति कोशिकाएं, वो क्या कर लेती हैं, इनको एब्जॉर्ब करके उस नलिका की गुहा में डाल देती हैं। वो भी साथ साथ इन उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ इनके आ जाती हैं और कहाँ पहुँच जाती हैं, हमारे यूरिन के निर्माण में काम आ जाती हैं। धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाती हैं और यूरिन का निर्माण हो जाता है। लास्ट में जो यूरिन है वो कहाँ पहुँच गया, हमारे माइनर कैलिक्स में पहुँच जाता है, और फिर यहाँ से मेजर कैलिक्स में पहुँचेगा, मेजर कैलिक्स से कहाँ पहुँचेगा, पेल्विस में पहुँचेगा। जो पेल्विस हमारा कीपनुमा स्ट्रक्चर है, वृक्क श्रोणी जो है, वहाँ पहुँच जाता है। श्रोणी से क्या निकल रही है, नलियाँ निकल रही हैं, मूत्रवाहिनियाँ। जो मूत्रवाहिनी से होता हुआ जो हमारा रुधिर है, वो जो हमारा यूरिन है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, मूत्राशय में पहुँच जाएगा। मूत्राशय जब कंप्लीट भर जाता है तो जो अवरोधनी है उसकी वो कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।